जैसा कि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम जब डेली प्रैक्टिस करेंगे सीडीपी के प्रश्नों की, जहां पर हमारे रटने से ज़्यादा हमारे बोध पर बल दिया जाता है, तो वो अभ्यास ही हमें गलतियां करने से बचाएगा। तो चलिए हम अभ्यास को शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास का सिर पदाभिमुख नियम क्या बताता है? विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास मध्य से बाहर की ओर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका सही उत्तर होगा विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी बी आंसर हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इंग्लिश में इसे हम सेफलोकैडल लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है कि शिशु जो होता है सबसे पहले अपने सिर और गर्दन की मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, और विकास के क्रम की ये जो दिशा होती है ये सबसे पहले उसके सिर से शुरू होकर फिर उसके धड़ और अंत में पैरों की ओर बढ़ती है। बच्चा जो है करवट लेने से पहले सिर उठाना और फिर गर्दन संभालना सीखता है, यानी कि जन्म से पहले और बाद में शिशु का सिर उसके बाकी शरीर की तुलना में पहले विकसित हो जाता है। आगे चलते हैं हम अपने द्वितीय प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है यह। तो स्टैनले हॉल महोदय ने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में इस अवस्था को, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा था, यानी ऑप्शन सी सही है हमारा। स्टैनले हॉल महोदय ने एडोलेसेंस नामक अपनी पुस्तक में यह लिखा हुआ था कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। तीसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में पलटावी, इट मीन्स रिवर्सिबिलिटी का गुण सीख जाता है? तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब हम जानते हैं, रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो, इसमें व्यक्ति, इसको हिंदी में हम संरक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो ये अवस्था जिसमें बच्चा जो होता है पलटावी यानी कि रिवर्सिबिलिटी के गुण को सीख जाता है, वह है मूर्त संक्रिया काल, जिसे कि हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसे पियाजे ने 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रिया काल का नाम दिया था, जिसमें बच्चा वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन कर देने पर उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि 200 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, अगर हम उस 200 ml को, पतली कोल्ड ड्रिंक की बोतल को निकाल के एक चौड़े ग्लास में डाल दें, तो इस अवस्था में बच्चा समझ जाता है कि दोनों में बिल्कुल एक बराबर मात्रा, यानी अगर उसमें 200 ml है तो ग्लास में भी 200 ml ही होगा, भले ही वो चौड़ा हो गया है, यानी कि वो वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन का उसकी मात्रा में परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो इस बात को समझ जाता है। विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का क्या अर्थ है? प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ, यह भी एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है। प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ, समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है वह यह बताता है कि जो शिशु का विकास होता है वह केंद्र से बाहर के अंगों की ओर होता है। यहाँ लिखा हुआ है केंद्र से अंगों की ओर, यहाँ पे हम बाहर शब्द शामिल कर लेंगे, केंद्र से बाहर की ओर, अंगों की ओर होता है। जैसे शिशु सबसे पहले अपनी भुजाओं पे, फिर कलाइयों पे और फाइनली जाकर के अपनी उंगलियों पर नियंत्रण स्थापित कर पाता है। आगे बढ़ते हैं हम। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास में सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का नाम आते ही जो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है वो है लेव वाइगॉत्स्की महोदय का। इनका जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, जैसे ही हम इसका नाम लेते हैं तुरंत लेव वाइगॉत्स्की महोदय का नाम हमारे दिमाग में आ जाता है, जिन्होंने समाज को बच्चे के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक जो भी उद्दीपक हैं या जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माना है। सोशल इंटरेक्शन को इन्होंने बच्चे के विकास में सबसे प्रभावी रोल प्ले कारक के रूप में माना है। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था यानी कि है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, नैतिकता का होना, अनुकरण द्वारा सीखना। तो शैशवावस्था की जो सबसे मुख्य विशेषता है वह है इसमें सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो बिल्कुल विशेषता है। यहाँ हम एक चीज और ध्यान देंगे, बार बार सीडीपी में प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त मैंने ये कहा है कि हम नकारात्मक शब्दों को बहुत ही ध्यान से कैच कर लेंगे। यहाँ नहीं शब्द आया है, यानी हमें यहाँ उनको चुनना है जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। नैतिकता का होना, अनुकरण द्वारा सीखना। तो इस अवस्था में अनुकरण द्वारा तो वह सीखता ही सीखता है, नैतिकता का होना इस काल की विशेषता नहीं है। इसमें जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसा कि पियाजे महोदय ने इसे सेंसरी मोटर स्टेज का नाम दिया है, जो भी क्रियाएं इसकी होती हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होती हैं, इंद्रियों द्वारा निर्देशित होती हैं। यहाँ नैतिकता जैसी चीज का कोई स्थान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? सीखने की एक विधि, मानसिक संरचनाओं का एक व्यवस्थित पुंज, एक शारीरिक क्रिया, रक्षा तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा जो स्कीमा है वो मानसिक संरचनाओं का एक व्यवस्थित पुंज है, अर्थात बी उत्तर सही है। स्कीमा को इन्होंने नॉलेज पैकेट्स के रूप में परिभाषित किया, जिसमें विभिन्न तरह की सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, जो कि बच्चा जो होता है एकोमोडेशन, एसिमिलेशन में जिसका इस्तेमाल करता है।
बाल विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के में क्या सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण की बात की गई है। केवल आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है, दोनों की अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, केवल वातावरण महत्वपूर्ण है, दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, दोनों की अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। जहां भी बात होगी आनुवंशिकता और वातावरण की, तो एक चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो इन दोनों का गुणनफल है, आनुवंशिकता और वातावरण का। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। उत्तर बाल्यावस्था में बालक वस्तुओं के किन भौतिक गुणों में परिवर्तन को समझने लगता है? वही प्रश्न है, मूर्त संक्रिया काल वाला, पलटावी गुण वाला, बस प्रश्न का स्वरूप बदल दिया गया है यहाँ पर। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है कौन से भौतिक गुणों में परिवर्तन समझने लगता है? 6 से 12, यानी कि मूर्त संक्रिया काल है पियाजे के हिसाब से। और इस अवस्था में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होता है, यानी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ये जो है इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन को समझने लगता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर में आता है? कोहलबर्ग महोदय ने 3 स्तर बताए हैं मॉरल डेवलपमेंट के, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो है वो उनके पारंपरिक स्तर का जो पहला चरण है उसके अंतर्गत आता है। इन्होंने हर स्तर में 2 चरण बताए हैं। तो ये पहला है पूर्व पारंपरिक, दूसरा पारंपरिक और तीसरा है उत्तर पारंपरिक। तो ये दूसरा वाला जो स्तर है उसके पहले चरण के अंतर्गत अच्छा लड़का और लड़की आता है, जिसमें व्यक्ति वही व्यवहार करता है जो सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, यानी समाज के अनुकूल होते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास के कई नियम हैं और हर नियम से प्रायः ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चूंकि निरंतरता की बात की गई है, एक कंटिन्यूटी की बात की गई है, तो शब्द ही हमें निर्देशित कर देता है उत्तर की ओर। हम तुरंत चले जाएंगे निरंतरता के सिद्धांत की ओर। चूंकि कभी ना समाप्त होना, कंटिन्यूअस, तो निरंतरता का सिद्धांत ही इसका उत्तर होगा। शब्दों पे सदैव ध्यान दीजिए। जब भी प्रश्नों को आप हल कर रहे हैं तो शब्दों को पकड़िए, शब्द क्या कह रहे हैं उसको आप अपने इंटरप्रेट करिए, अपने निजी जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने आसपास के वातावरण में आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो मेरी बाकी की सीरीज को डेली देखते रहिएगा, लाइक और कमेंट्स शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। मानव विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो मानव विकास की जो अवस्थाओं में है, जब बुद्धि चरम पे होती है तो वो अवस्था है किशोरावस्था, यानी कि सी। यहाँ तीव्रतम नहीं पूछा गया है कि किस अवस्था में बुद्धि का तीव्रतम विकास होता है। यहाँ शब्द है, शब्द पे ध्यान दीजिए, अधिकतम। तो किशोरावस्था का जो पीक होता है उसमें मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उनका अधिकतम विकास होता है। आगे वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें क्यों करते हैं? तो प्राइवेट स्पीच वाइगॉत्स्की जी का सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रतिमान है बच्चे के विकास का, तो उसमें बच्चे जो हैं खुद से बातें करते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया प्राइवेट स्पीच। इसी को पियाजे महोदय इगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट, अलग अलग शब्द, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो जब भी हम सी टेट, जिसमें कि बौद्धिक कुशलता को महत्व दिया जाता है, तो हम की पॉइंट्स की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या व्याख्याएं की हैं उसे हमें पकड़ना है। तो प्राइवेट स्पीच वाइगॉत्स्की ने इसलिए कहा, इससे बच्चे क्या करते हैं, अपने कार्यों को दिशा निर्देश देते हैं। वे स्वयं से जो बातें करते हैं वो बड़बड़ाते नहीं हैं, बल्कि वो अपने आप को आत्मनिर्देशित करते हैं। और एक प्रश्न इसी में और आप जोड़ लें कि इसी को, प्राइवेट स्पीच को ही वाइगॉत्स्की ने एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक उपकरण माना है बच्चे के विकास का। ये प्रश्न आता है कि भाषा को उन्होंने, भाषा जो है अपने आप को, जो इनकी प्राइवेट स्पीच है, इसको वो एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक उपकरण मानते हैं बच्चे के विकास का, भाषा। आगे बढ़ते हैं हम। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? टॉयज। टॉयज यानी खिलौनों से बच्चा, मनोविज्ञान या सीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर जो भी मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, वो तो इसको अपने आप अपनी फैमिली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि टॉय एज कब होती है। बच्चा जब हमारा जो होता है वो किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था में जब होता है। यहाँ पे शैशव पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि क्या है? तो पियाजे महोदय के अनुसार, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसमें पलटावी का गुण बच्चे के अंतर्गत आ जाता है, वह संरक्षण की समझ उसके अंदर विकसित हो जाती है, वह अवस्था है 7 से लेकर के 11 वर्ष की। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण, मॉडलिंग। यहाँ पर उत्तर होगा, कुछ लोग, मुझे अक्सर हिंदी के शब्दों में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इंग्लिश के शब्द का इस्तेमाल करिएगा। कभी कभी कुछ मनोवैज्ञानिक इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो हिंदी की अपेक्षाकृत अधिक सरल होते हैं, जबकि हिंदी में हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ उत्तर होगा अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो ही सृजनात्मकता की द्योतक है कि व्यक्ति कितने तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से, नए नए तरीके से सोच सकता है। सृजनात्मकता अपने आप में ही बताती है कि कुछ नया,
और ये रिलेट करती है डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी चिंतन से। विकास के किस चरण में आनुवांशिक प्रभाव सबसे अधिक निश्चित होते हैं? तो आनुवंशिकता का सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव समय होता है वो गर्भाधान का ही समय होता है। इसी में बच्चे का डिसाइड हो जाता है आई कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। तो सबसे ज़्यादा डीप इम्पैक्ट अगर हम देखें तो गर्भाधान के समय ही जेनेटिक्स का होता है। आगे बढ़ते हैं हम। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित कर रहा है? बच्चे को समझ में आ गया है कि धूप हुई तो कपड़ा डालो और सूख जाएगा। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन। तो यहाँ पे काज एंड इफेक्ट को दिखाया गया है, तो यह हमारा आंसर होगा कार्य एवं कारण, काज एंड इफेक्ट। बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक संस्थान कौन सा है? सोशलाइजेशन की सबसे प्राइमरी एजेंसी कौन सी है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला है और माँ पहली शिक्षिका। तो समाजीकरण की सबसे जो प्राथमिक संस्था होगी वो होगी हमारी परिवार, हमारे जीवन की पहली पाठशाला, जहाँ से हम सीखते हैं अपने संस्कार कहें, ये फॉरन में उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इमिटेशन के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से वो सीखता है। और जो सबसे पहली एजेंसी है सिखाने वाली सोशली समाज की, तो वो हमारा है परिवार। एरिक्सन के अनुसार स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था किस आयु वर्ग की है? एरिक्सन ने बाल विकास के इस समय को 8 भागों में उन्होंने बांटा। टोटल उनका जो विकास का जो टाइम पीरियड है उन्होंने इसे 8 भागों में कैटेगराइज किया, जिसके अंतर्गत जो उन्होंने 2 नंबर वाली अवस्था कहा यानी कि 1 से 3 वाली, 1 से 3 जो नंबर 2 की उनकी अवस्था है, जिसको उन्होंने नाम दिया स्वायत्तता बनाम शर्म का। इन्होंने 2 ध्रुवीय विशेषताएं बताई कि किस अवस्था में ऐसा होगा तो बच्चा ऐसा हो जाएगा और ये नहीं हो पाएगा तो ऐसा हो जाएगा। यानी जब बच्चा 1 से 3 वर्ष का होता है तो वो ऑटोनॉमी चाहता है, स्वायत्तता, कार्यों को स्वयं करने में स्वतंत्रता चाहता है। और यदि अगर उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता है तो उसे शर्म का फीलिंग आता है, यानी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। बच्चे को स्वायत्तता चाहिए होती है, ऑटोनॉमी चाहिए होती है, और अगर उसे ऐसा नहीं मिलता है तो वो शेम की फीलिंग उसके अंदर आती है। अगला चलते हैं हम। एरिक्सन महोदय का जो 8वां वर्गीकरण है उसे, उनके जो ये कीवर्ड्स हैं हमारे जो 2 पोलर, इनको हमें याद रखना है। सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? इनसाइट का नाम आते ही तुरंत हम चले जाते हैं गेस्टाल्ट में। सबसे हमारा जो त्वरित रिएक्शन होगा इस इनसाइट यानी कि गेस्टाल्टवादी। जब भी हम वाटसन, पावलाव और स्किनर वगैरह की बात करते हैं तो ये लोग व्यवहारवादी थे, जिन्होंने सीखने में व्यवहार को बहुत महत्व दिया, अनुबंधन को बहुत ही महत्व दिया। जबकि इसके ठीक विपरीत जो अंतर्दृष्टिवादी हैं, गेस्टाल्टवादी हैं, इन्होंने परिस्थितियों को एक समग्र के रूप में समझ करके और बुद्धि को बहुत ही बड़ा महत्व दिया इन्होंने सीखने में। तो लर्निंग की जो थ्योरी है, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, वो गेस्टाल्टवादियों से जुड़ा हुआ है। और गेस्टाल्टवादी जो हमारे प्रमुख हैं वो हैं कोफका, कोहलर, वर्दाइमर। बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास जो होता है किसका परिणाम होता है? अभी हमने पहले भी देखा था, जब भी विकास की बात आएगी, वृद्धि विकास की और वातावरण और वंशानुक्रम की, तो बच्चा जो है वो दोनों का बाई प्रोडक्ट है। कहीं कहीं ये भी पूछा गया है योगफल गुणनफल घटाना, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को चुनेंगे, प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो बच्चा जो होता है वो अपने वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का बाई प्रोडक्ट होता है, एक मतलब गुणन होता है। इसके संवेदी गामक चरण में बच्चा मुख्य रूप से किसके माध्यम से सीखता है? तो संवेदी गामक अवस्था पियाजे महोदय ने हमें बताया हुआ है कि जब बच्चा अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, बच्चा जो अपने प्रारंभिक अवस्था में होता है, इंद्रियों से जनित प्रेरित जो व्यवहार करता है, ये होगा इसका उत्तर इंद्रियों के प्रयोग से। यानी इसका जो भी व्यवहार इस अवस्था में होता है वो मूल प्रवृत्ति जन्य होता है। भूख लगेगा तो रोएगा, कष्ट होगा तो रोएगा, चिल्ला चिल्ला के लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करेगा। बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं, बल्कि जो भी व्यवहार इसका होगा वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही निर्धारित होता है। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो उत्तर बाल्यावस्था, इसके अंतर्गत देखेंगे हम विपरीत लिंगी मित्रों के साथ समूह बनाना, अपने ही लिंग के साथियों के साथ टोली या समलिंगी समूह बनाना, वयस्कों के साथ अधिक समय बिताना, सामाजिक मेल जोल से दूर रहना। तो उत्तर बाल्यावस्था जो हमारी होती है इसमें बच्चे अपना अपना एक गैंग बना लेते हैं। इसे हम गैंग एज के नाम से या टोली अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। और ये टोली जो वो बनाता है वो नॉर्मली जो होता है लड़के लड़कों का और लड़कियां, यानी सेक्स एंटागोनिज्म जो है शब्द एक है कि वो एक समूह जो बनाते हैं उसमें वो समलिंगी समूह होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। किशोरावस्था में पहचान संकट की अवधारणा किसने दी? अभी अभी हमने एरिक्सन महोदय का जो द्विध्रुवीय उनके जो की पॉइंट्स थे उनको अभी एक हमने देखा कि बच्चे को ऑटोनॉमी वर्सेस शेम वाला, हमको वो 8 उनके जो वर्गीकरण है उनको याद रखना है ताकि किस अवस्था की कौन सी की पॉइंट है, क्या विशेषता है, हमें याद रहे। तो ये तो एक सर्वविदित है। किशोरावस्था का जो प्रॉब्लम होता है आइडेंटिटी क्राइसिस, इसमें बच्चे को अपने पहचान को लेकर के कंफ्यूजन होता है, रोल कंफ्यूजन होता है। एरिक्सन महोदय ने इसे बताया।
हमारा उत्तर होगा बी, एरिक एरिक्सन। जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया? जैसा कि हम जानते हैं कि जीन पियाजे ने अपने सारे प्रयोग जो थे अपने बच्चों पे ही, उनके 3 बच्चे थे, उन्हीं बच्चों को के विकास को ही उनके जन्म से लेकर के जैसे क्रमिक रूप से वे विकसित हो रहे थे, तो उनके व्यवहार को उन्होंने ऑब्जर्व किया और जैसे-जैसे थोड़े-थोड़े बड़े हुए, फिर उनसे वो प्रश्न पूछा करते थे, उनका साक्षात्कार लिया करते थे और इसी आधार पे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी थ्योरी दी। तो हमारा उत्तर होगा निरीक्षण और नैदानिक साक्षात्कार विधि, यानी कि सी। जब बच्चे छोटे थे, प्रारंभिक अवस्था में वो उनके व्यवहार को ऑब्जर्व किया करते थे और बाद में जब वो थोड़े बड़े हुए, तो वो उनके प्रश्नों के माध्यम से उनके पूछा करते थे उनके अनुभवों को। भाषा विकास का जन्मजात सिद्धांत LAD किसने दिया था? भाषा विकास की जैसे ही बात आती है तो बड़ा ही सरल है ये, चॉम्स्की। इन्होंने ही LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी। वो बताते हैं कि बच्चों में भाषा को सीखने का एक जन्मजात ही उनके अंदर ग्रामर होता है, वो सीखते रहते हैं उससे, जिसको उन्होंने नाम दिया था LAD का। विकास का सही अर्थ है। विकास का सही अर्थ क्या है? केवल शरीर का आकार बढ़ना, आकार में वृद्धि, ये हम इसे वृद्धि से जोड़ते हैं, ना कि विकास से। विकास वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है और वृद्धि को अपने आप में समेटे हुए है। शरीर का बढ़ना वृद्धि है। परिवर्तनों की एक प्रगतिशील और उत्तरोत्तर श्रृंखला। प्रश्न का उत्तर यही मुझे मिल गया है, बी ही उत्तर सही है। वजन में वृद्धि ग्रोथ है। एक निश्चित आयु पर आकर रुक जाना, यह भी वृद्धि है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यह परिवर्तनों की एक प्रगतिशील और उत्तरोत्तर श्रृंखला है। इस प्रश्नावली में ये जो 30 प्रश्नों का सेट है, मुख्य रूप से बाल विकास, विकास के नियम, वृद्धि और विकास से ही संबंधित प्रश्नों को रखा गया है, इसलिए अधिकतर प्रश्न उसी से हैं। अगली सीरीज में क्रमिक रूप से जो हमारे अन्य टॉपिक्स हैं उनको स्पेसिफाई करते हुए वही प्रश्न रखे जाएंगे ताकि हमारा एक एक टॉपिक क्लियर होता जाए। इस वाली सीरीज में अधिकतर जो प्रश्न हैं वो सब के सब बाल विकास, ग्रोथ डेवलपमेंट, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल, इसी के इंटरेक्शन से ही रिलेटेड हैं। वृद्धि और विकास के बीच क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वृद्धि विकास का हिस्सा नहीं है, तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे से स्वतंत्र। आगे बढ़ते हैं हम। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? तो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है, जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है। डीवी महोदय के शब्दों में कहें तो प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, हमारी NCF 2020 का जो मूल बिंदु, केंद्र बिंदु है, वो है हमारा बालक। जीन पियाजे के शब्दों में इसे अगर हम परिभाषित करें तो नन्हा वैज्ञानिक, हमारा बालक, हमारा शिष्य, वही है हर चीज के, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यही नन्हा वैज्ञानिक और कल का भविष्य निर्माता ये बालक ही है। शिक्षक मात्र एक सुगमकर्ता के रूप में है और यही वो बिंदु है जिसके चारों ओर सब घूमते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये प्रश्नावली पसंद आई, अन्य विषयों पर भी हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके लेंगे और उस पे प्रमुख प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, डेली 30 क्वेश्चंस को। तो आइए, अगर आपको ये प्रश्नावली अच्छी लगी तो मेरे पेज को फॉलो करिए। फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उस पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर सेशंस कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आता है उसे पूरा विस्तृत रूप से समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर मेरे पेज पे फॉलो करें मुझे, और अगर मुझे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि है @पल्लवी मैम। आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।